हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम शुरू करने जा रहे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स का सब्जेक्ट। यूनिट 1 से शुरू करेंगे और सबसे पहले समझेंगे ये जीएसटी होता क्या है और हम सिलेबस के वाइज अकॉर्डिंगली चलेंगे। ठीक है, चलो आज हमारा पहला क्लास है इंट्रोडक्शन टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स यूनिट नंबर 1। बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ाई करना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में समझना यह है कि ये बेसिकली जीएसटी होता क्या है। ये हर कोई बोलता रहता है जीएसटी जीएसटी जीएसटी, ये जीएसटी है क्या चीज, सबसे पहले समझते हैं ये जीएसटी होता क्या है। ठीक है, जैसे मान लो मैं कोई सामान खरीदने गया, ठीक है, क्या तुम कभी जीएसटी पे किए हो, कभी तुम टैक्स पे किए हो? सोच कर देखो तो, क्या गवर्नमेंट को कभी तुम टैक्स दिए हो? मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट गवर्नमेंट को कभी टैक्स नहीं दिए होंगे। लेकिन अगर मैं सच्चाई बताऊं तो तुम हर रोज गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, हर रोज। अगर तुम कोई भी सामान खरीदते हो तो उस सामान में एक छोटा सा पोर्शन टैक्स का ऑलरेडी छुपा हुआ होता है, जिसको बोला जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स में एक टैक्स लगाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और वो इनडायरेक्ट टैक्स ही हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। जैसे मान लो मैं ये मोबाइल फोन खरीदने गया, जब मैं ये मोबाइल फोन खरीदा, इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस देखियो, डब्बे में लिखा होता है पीछे में एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। व्हाट इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस? या फिर तुम ब्रैकेट में एक और चीज देखोगे, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा होता है। हाँ, क्यों लिखा होता है? क्योंकि उसके अंदर एक टैक्स छुपा हुआ है। वो जो एमआरपी लिखा हुआ है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मान लो इस फोन का 50,000 लिखा हुआ है, तो उस 50,000 में एक टैक्स का पोर्शन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जिसको बोला जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वो ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से जाना जाता है और वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, और वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड होता है प्राइस में, तुम्हें अलग से पे करना नहीं पड़ता। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमारा किसी भी गुड्स या फिर सर्विस के ऊपर लगाए जाने वाले टैक्स को हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर कोई कॉमोडिटी खरीद रहे हो तुम, उस पे टैक्स है तो वो गुड्स हो गया। अगर कोई सर्विस खरीद रहे हो, उस पे टैक्स है, वो सर्विस हो गया। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब हुआ किसी भी गुड्स या सर्विस में लगाए जाने वाले टैक्स को हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, देखते हैं हमारे इंट्रोडक्शन में क्या लिखा गया है सिलेबस में। हम सिलेबस के वाइज अकॉर्डिंगली चलेंगे, पूरे नोट्स को अच्छे से पढ़ेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इन डिटेल द डेफिशिएंसीज ऑफ एग्जिस्टिंग प्रीवियस सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये कौन से प्रीवियस सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस का बात कर रहा है? ये जीएसटी आने से पहले, जीएसटी का मैं तुम्हें बताऊं 2017 में लॉन्च किया गया। 2017 में जब जीएसटी आया, जीएसटी आने से पहले कुछ और टैक्स लगाया जाता था, जैसे कि वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी आज भी है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इस प्रकार के बहुत सारे टैक्सेस को लगाया जाता था। इन सभी टैक्स को कौन खा गया? जीएसटी खा गया। 2017 जुलाई के बाद से सारे टैक्स बंद हो गए और एक ही टैक्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ गया, और हर प्रोडक्ट में अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स ही लगाया जाता है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। तो ये प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम, मतलब पहले जब वैट लगाया जाता था, सर्विस टैक्स लगाया जाता था, एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता था, कस्टम ड्यूटी लगाया जाता था, और उसके बाद और भी बहुत सारे प्रकार का टैक्सेस गवर्नमेंट लगाता था। इन सभी को कौन खा गया? जीएसटी खा गया। ठीक है, एंड द फाउंडेशन ऑफ क्रिएटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। Now we can comprehend to that how GST, goods and service tax, can become one of the most crucial indirect tax reforms in India. ये कौन से indirect tax reforms की बात कर रहा है? 2017 में जब पुराने टैक्स को हटाकर नया टैक्स लाया गया, उसे हम indirect tax reforms के नाम से जानते हैं। ठीक है, GST is new but a well designed value added tax that covers both goods and service tax। ठीक है, अब जीएसटी के हम डिटेल में आगे जाकर पढ़ेंगे कि पहले मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगता था। अगर मैं कोई सामान मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, मैं फैक्ट्री का मालिक हूं, तो मुझे कौन सा टैक्स देना पड़ेगा? एक्साइज ड्यूटी देना पड़ेगा। अगर विद इन स्टेट बेच रहा हूं, पर बायर भी उड़ीसा का है, सेलर भी उड़ीसा का है, तो वैट देना पड़ता था। अगर इंटर स्टेट सेल है, मतलब मैं उड़ीसा से हूं और जो सेलर है वो छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ का एक आदमी मुझे सामान बेच रहा है, तो मुझे क्या देना पड़ेगा? सीएसटी देना पड़ेगा, सेंट्रल सेल्स टैक्स।
अगर मैं कोई सर्विस ले रहा हूं तो सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट देखा हर जगह घूम फिर कर पैसा तो मेरे पास ही आना है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर मैन्युफैक्चरिंग करे तो उसका नाम एक्साइज ड्यूटी, अगर स्टेट में बेच रहे तो उसका नाम वैट, अगर अलग अलग स्टेट में है तो सीएसटी, अगर सर्विस है तो सर्विस टैक्स। तो एक काम किया जाए, इन सभी को हटाकर एक नया चीज लॉन्च कर देते हैं जिसका नाम है जीएसटी। अब कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो क्या लग जाएगा? जीएसटी लग जाएगा। इतने सारे टैक्सेस का लफड़ा नहीं है, एक ही टैक्स देना है जिसका नाम है जीएसटी। बात समझ में आया? सर क्या गवर्नमेंट को इससे लॉस नहीं होता? अरे गवर्नमेंट को लॉस क्या, बहुत सारा फायदा हुआ। गवर्नमेंट को जीएसटी आने से बहुत सारा फायदा हुआ, वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग जीएसटी में, ठीक है? वो हमारे सिलेबस का पार्ट है, ठीक है? देखो, जीएसटी इज अ टैक्स इज डिवाइड ऑन वैल्यू एडेड टू परचेज सप्लाई वेदर गुड्स और सर्विस बिफोर इट इज सोल्ड अगेन। अंडर द जीएसटी regime, tax would be levied on value addition done at each stage of production and distribution। सर क्या हमें ये सब याद रखना है? हमें हमारी बात बता दो सर, हम बीकॉम के बच्चे हैं, हमको इतना नहीं जानना, क्या हमें ये याद रखना है? क्या हमें इसे एग्जाम में आएगा क्वेश्चन? पहले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से कोई क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है? आगे अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग टैक्सेशन इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? तो पहला वाला पोर्शन एग्जाम के लिए अगर मैं बात करूं, दिस इज नॉट रेलेवेंट फॉर एग्जाम, ठीक है? एग्जाम वाले दिन तुम ये टॉपिक को छोड़ सकते हो। क्या सर आप हर टॉपिक में ऐसे लिखवा देंगे? यस, मैं हर एक हेडिंग में तुम्हें लिखवा दूंगा कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा एग्जाम के टाइम पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है। 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला कैटेगरी जो एग्जाम वाले दिन तुम उसे छोड़कर जा सकते हो, अभी सब कुछ पढ़ना है। अगर तुम्हारे एग्जाम को बहुत टाइम बाकी है, आने वाले दिनों में बहुत टाइम बाकी है कि 4 महीने बाद एग्जाम है सर, 3 महीने बाद एग्जाम है, तो सब कुछ पढ़ो। लेकिन परसों एग्जाम है, आज तुम सोकर उठे हो, जाग रहे हो और इस कोर्स को पढ़ना शुरू कर रहे हो, आज तुम नोट्स खोलकर पढ़ रहे हो, परसों तुम्हारा एग्जाम है, तो उस केस में मैं जो लिखवाऊंगा नॉट रेलेवेंट फॉर एग्जाम्स, वो पोर्शन को तुम छोड़ सकते। उसके बाद मैं लिखवाऊंगा इंपॉर्टेंट और लिखवाऊंगा वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक को 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ना है। एग्जाम वाले दिन सुबह जल्दी उठकर वेरी इंपॉर्टेंट वाले पोर्शन को बार बार पढ़कर जाना है। इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन गलती से भी नहीं छोड़ना है, लेकिन इसको 2 दिन में पढ़ लो। एग्जाम वाले दिन मॉर्निंग में नहीं पढ़ने से चलेगा, एग्जाम वाले दिन मॉर्निंग में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को जरूर से पढ़ के जाना, ठीक है? तो मैं 3 कैटेगरी में पूरे सभी टॉपिक को तुम्हें डिवाइड करके दूंगा ताकि तुम्हारे लिए प्रिपरेशन बहुत ही आसान हो जाए, ठीक है? चलो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग टैक्सेशन इन इंडिया कौन से कैटेगरी का है? कैटेगरी 2, इंपॉर्टेंट कैटेगरी का। एक काम करें, हम एबीसी बना ले, ए बी सी। अब से हम ए बी सी में कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ए का मतलब नॉट सो इंपॉर्टेंट, इसका मतलब इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? कैटेगरी ए बी एंड सी। तो ये कौन सा कैटेगरी था? ए। ये कौन सा कैटेगरी था? बी। ये टॉपिक है कैटेगरी बी का, ये टॉपिक है कैटेगरी ए का। समझ में आया? पहला क्लास है तो बता रहा हूं, आगे से नहीं बताऊंगा, ठीक है? देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग टैक्सेशन इन इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है? अब ये क्या बोलता है? ये हमें बताता है कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर टैक्स लगा रहा है, लेकिन ये पावर गवर्नमेंट के पास आया कहां से? कौन दिया गवर्नमेंट को पावर हमसे टैक्स कलेक्ट करने का? मैं टैक्स नहीं दूंगा, गवर्नमेंट मेरा क्या कर लेगा? मैं इस मोबाइल फोन पे टैक्स लगने वाला टैक्स मैं गवर्नमेंट को क्यों दूं पैसा? मैं इतने मेहनत से कमाया, इतना दिन रात पसीना बहाया, पैसा कमाया, मैं गवर्नमेंट को टैक्स क्यों दूं? गवर्नमेंट मेरे लिए करता ही क्या है? तो गवर्नमेंट को मैं टैक्स क्यों दूंगा? उसका रीजन लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग टैक्सेशन इन इंडिया। मतलब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट को पावर देता है कि तुम पब्लिक से टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारा खर्चा पानी चलता रहे। बात समझ में आया? कौन पावर दिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में सबसे सर्वोपरि है। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात लिखा है तो दुनिया का कोई भी इंसान उसके ऊपर नहीं जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया मतलब लिख दिया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लिखा है
तो उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, उसका भी प्रोसेस है और वो बहुत बड़ा प्रोसेस है। अपर हाउस, लोअर हाउस, प्रेसिडेंट का कंसेंट, ऐसा बहुत बड़ा प्रोसेस है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंट होना चाहिए, मेजॉरिटी स्टेक होना चाहिए, ऐसा बहुत कुछ उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग टैक्सेशन इन इंडिया कि गवर्नमेंट को कब ऐसा पावर मिला, कौन से गवर्नमेंट को कौन सा पावर मिला। देखो इंडिया में गवर्नमेंट भी बहुत सारे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है। तो टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों आपस में झगड़ा करेंगे। मोदी आएगा नवीन जी से झगड़ा करने, नवीन जी जाएंगे मोदी जी से झगड़ा करने, तो हो गया बात खत्म। ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो डेवलपमेंट कैसे होगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन ये भी लिख कर देता है कौन सा टैक्स कौन सा गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा। ठीक है, वो पूरा डिटेल में दिया गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। चलो पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फाउंडेड एंड सोर्स ऑफ पावर टू ऑल लॉज इन इंडिया। The Constitution of India which come into effect on 26 January 1950। कब लिखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन को? 26 जनवरी 1950 में। इसीलिए इस डेट को हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं। सॉरी, रिपब्लिक डे बोलते हैं। इंडिपेंडेंस डे तो अलग होता है, रिपब्लिक डे बोलते हैं। क्यों रिपब्लिक डे बोला जाता है? 26 जनवरी को क्यों रिपब्लिक डे बनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू किया गया था। और कॉन्स्टिट्यूशन से सर्वोपरि कोई भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए भगवान है। ठीक है, क्या इस दुनिया में भगवान होते हैं? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा भगवान है, ऐसा हमें बोलना है। ठीक है, ऐसा रियल में नहीं है लेकिन बोलना है। 26 January 1950 is supreme and all laws and government actions are subordinate to our constitution। लिख दिया है, दुनिया का सारा रूल्स एंड रेगुलेशन, जितने भी गवर्नमेंट हैं, सब कोई इसके सब ऑर्डिनेट है, मतलब इसके नीचे हैं। सबसे ऊपर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट इन फेडरल इन नेचर। फेडरल मतलब हमारा गवर्नमेंट बहुत सारे पोर्शंस में बटा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, पंचायत, उसके नीचे ग्राम पंचायत, ऐसे करके बहुत सारे लिस्ट बना गया है। तो ठीक है, The foundation is effective and stable finance system country lies in the tax system। देखो the taxation policy of states। अब देखो यहां पर हम एक एक चीज के बारे में अब डिटेल में जा रहे हैं। अगेन इंपॉर्टेंट है, द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ स्टेट्स एम्स टू एड्रेस इट्स लेजिटिमेट नीड टू कलेक्ट टैक्स। क्या गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने का आवश्यकता है? हाँ है। गवर्नमेंट अपना खर्चा पानी कैसे चलाएगा? गवर्नमेंट रोड रास्ता बनाता है, स्कूल बनाता है, हॉस्पिटल बनाता है, इतना सारा डेवलपमेंट करता है, वो कहां से करेगा? वो पब्लिक से जब तक टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा तो वो काम वो नहीं कर पाएगा। तो टैक्स कलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट। जब तक वो टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा तब तक वो नहीं कर पाएगा। बात समझ में आया? रेवेन्यूज टू फंड पब्लिक सर्विसेज एंड टू एलिमिनेट कॉम्पिटिटिव डिस्टॉर्शन फेस्ड बाय लोकल इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड कॉमर्स। इट वर्क्स एज अ वाइब्रेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टिमुलेटिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ, प्रमोटिंग एक्सपर्ट, रेगुलेटिंग। ये बता रहा है कि गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगा तो क्या क्या होगा। छोड़ दो इसको, चलते हैं आगे। ये टेबल में आ जाओ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल। ये टेबल को जरूर से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। टैक्सेशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट जीएसटी। जीएसटी के बाद कौन कौन से गवर्नमेंट कौन सा टैक्स को कलेक्ट कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के पास क्या पावर है? लोकल गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्शन का पावर नहीं होता है। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट का मैं तुम्हें अलग से पढ़ाऊंगा। पहले बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। सर व्हाट इज यूनियन टेरिटरी? इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स और बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, तो वो उसी यूनियन टेरिटरी का बात किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन सा टैक्सेस कलेक्ट करेगा? इनकम टैक्स कलेक्ट करेगा, सीजीएसटी, आईजीएसटी और कस्टम्स कलेक्ट करेगा। सीजीएसटी, आईजीएसटी और कस्टम। देखो 4 प्रकार के जीएसटी होते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, जिसको डिटेल में हम आगे जाकर पढ़ेंगे, अभी से मत घबराओ। ठीक है, यूटीजीएसटी। तो इनमें से ये जो 2 है, आईजीएसटी और सीजीएसटी, ये कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा। जो एसजीएसटी का पैसा है वो कौन गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा। और जो यूटीजीएसटी का पैसा है वो कौन कलेक्ट करेगा? यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा। सर क्या हमें अभी भी इतना सारा टैक्स देना पड़ेगा? आईजीएसटी भी देंगे, सीजीएसटी भी देंगे, एसजीएसटी भी देंगे, यूटीजीएसटी भी देंगे? नहीं, हड़बड़ाओ मत, मैं बताऊंगा कब कौन सा टैक्स कैसे लगेगा, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट।
इनकम टैक्स कलेक्ट करेगा, सीजीएसटी कलेक्ट करेगा, आईजीएसटी कलेक्ट करेगा और कस्टम्स कलेक्ट करेगा। व्हाट इज कस्टम? इनकम टैक्स तो सर हमें पता है, वो जो हम पैसा कमाते हैं उस पर हमें टैक्स देना पड़ता है हर साल, तो इनकम टैक्स का रिटर्न भी फाइलिंग करना पड़ता है और उसी टैक्स को हम इनकम टैक्स बोलते हैं। वेरी गुड। सीजीएसटी और आईजीएसटी तो सर आप बता ही दिए, जीएसटी के अंदर 4 प्रकार का टैक्स होता है, जिसमें से 2 तो कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा। सर बच गया कस्टम्स। ये कस्टम्स क्या है? देखो, कभी भी हम अगर कोई सामान इंपोर्ट करते हैं बाहर से, बाहर कंट्री से अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें कस्टम ड्यूटी लगता है, ठीक है। कोई भी चीज अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें भी कस्टम ड्यूटी लगता है, तो उसी कस्टम्स का बात किया। कस्टम मतलब, कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगने वाले टैक्स को हम कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। तो जितना भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होगा उस पे जो भी टैक्सेस होगा वो कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या करेगा? रेवेन्यू फ्रॉम एसजीएसटी, एसजीएसटी का जितना भी पैसा होगा वो स्टेट गवर्नमेंट रखेगा। और एक्साइज ऑन लिकर, सो फार जीएसटी हैज नॉट बीन इंप्लीमेंटेड ऑन लिकर एंड पेट्रोल। देखो, लिकर में, पेट्रोल में, इस प्रकार के सामान पे जीएसटी नहीं लगता है। जो दारू होता है, लिकर जो होता है, सिगरेट्स, तंबाकू, पान बहार, पान मसाला, ये जितने भी तंबाकू, सिगरेट्स, लिकर होते हैं, इन पे जीएसटी नहीं लगाया गया है। इन पे आज भी एक्साइज ड्यूटी लगता है। सर ऐसा क्यों? वो भी बताऊंगा। नेगेटिव लिस्ट बोल के एक नाम आएगा, एक टॉपिक आएगा जहां पर हम पढ़ेंगे कौन कौन से प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। तो उन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगता है, और वो सारे प्रोडक्ट का टैक्स कौन कलेक्ट करता है? एक्साइज ड्यूटी का टैक्स स्टेट गवर्नमेंट। तो सर स्टेट गवर्नमेंट के पास तो बहुत सारा पैसा होता होगा, क्योंकि लिकर पे तो बहुत टैक्स लगता है। यस, स्टेट गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है एक्साइज ड्यूटी। गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी से बहुत सारा पैसा कलेक्ट करता है। लिकर, तंबाकू और ऐसे बहुत सारे सामान हैं जो गवर्नमेंट बेचकर उसे कलेक्ट करता है, ठीक है। गवर्नमेंट मतलब वो सारे सामान बिकने पे जो भी टैक्स होता है वो गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। यूनियन टेरिटरी वाला कलेक्ट करता है यूटी जीएसटी। बात समझ में आया? चलो, तो कौन कौन सा टैक्स कलेक्ट करता है लिख लिए हम लोग, पढ़ लिए। अब ये पावर किसको दिया गया? कौन दिया ये पावर? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये पावर रेस्पेक्टिव स्टेट्स को दिया है, यूटी को दिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है कि तुम ये वैरायटी का टैक्स कस्टमर से कलेक्ट कर सकते हो, मतलब जनता से कलेक्ट कर सकते हो। अगर जनता देने से मना करे, उठाओ जनता को, ला जाकर जेल में भर दो, खत्म काम। पैसा नहीं देगा तो जेल में भर देंगे, टैक्स का पैसा नहीं देगा तो जेल में भर देंगे। ये पावर कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को और यूटी गवर्नमेंट को। बात समझ में आया? हाँ सर। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये उसी डिटेल के बारे में यहां पर हमें लिखकर दिया है, ठीक है। जो हम टेबल में पढ़े उसी को यहां पर पैराग्राफ में लिखा है। तो क्या सर हम ये भी पढ़ेंगे? पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। एज लिस्टेड इन द चार्ट अबव, द बेसिक स्कीम ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया इज एनगिविज्ड एज अंडर। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या कलेक्ट करेगा? इनकम टैक्स कलेक्ट करेगा, एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। सर ये एग्रीकल्चरल इनकम पे नो टैक्स होता है, फ्री होता है ये, ठीक है, इस पे कोई टैक्स नहीं लगता। स्टेट गवर्नमेंट will get tax revenue from sales tax, excise on liquor and petrol, state GST and IGST, ठीक है। सर यहाँ पे भी IGST, हाँ, ये IGST जो होता है ये स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं करता। सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करने के बाद सभी स्टेट्स को फ्री में कुछ पैसा देता है। जो आईजीएसटी का पैसा होता है हम वो आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए तुम आईजीएसटी को भूल जाओ। आईजीएसटी के लिए मानकर चलो कि वो पैसा किसका है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है। इनकम टैक्स, सेंट्रल जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी आर एडमिनिस्ट्रेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एज रिगार्ड जीएसटी, स्टेट जीएसटी is levied on individual state government and UT GST is administered by central government, but the income of UT GST goes to the respective UT। UT का कोई गवर्नमेंट नहीं होता, यूनियन टेरिटरी में कोई गवर्नमेंट नहीं होता, तो यूनियन टेरिटरी का पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करता है और उस पैसे को यूटी को बाद में दे देता है, ठीक है। फॉर यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरी क्या कलेक्ट करता है? यूटी जीएसटी को कलेक्ट करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पावर ऑफ टैक्सेशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। अब कौन से लिस्ट में कहां पर हमें ये लिखा गया है कि गवर्नमेंट का पावर होगा वो टैक्स कलेक्ट करना? हम बोले तो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पावर देता है कि गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, उसमें कौन से पेज में, कौन से पैराग्राफ में ये लिखा गया है कि तुम्हारा पावर है टैक्स कलेक्ट करने का, वो पढ़ेंगे, ठीक है। यूनियन लिस्ट आर्टिकल, पावर ऑफ टैक्सेशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला यूनियन लिस्ट आर्टिकल, लिस्ट 1 in 7 शेड्यूल टू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे शेड्यूल्स हैं जिसमें 7th शेड्यूल के लिस्ट नंबर 1 में लिखा गया है कि पावर टू मेक लॉ
पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। कोई भी लॉ बनाना है टैक्स से रिलेटेड तो वो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद 7th शेड्यूल के लिस्ट नंबर 2 में लिखा गया है, 7th शेड्यूल के लिस्ट नंबर 2 में लिखा गया है, जो कि स्टेट लिस्ट है, पावर टू मेक लॉज स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट से रिलेटेड लॉज कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। सेंटर से रिलेटेड लॉज कौन बनाएगा, पार्लियामेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। और स्टेट से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। उसके बाद वहीं पर फिर से लिखा गया है, लिस्ट 2 ऑफ 7th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर टू मेक लॉज बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्करेंट लिस्ट में जो लिखा गया है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर पावर है उनका बनाने का। बात समझ में आया। तो यूनियन लिस्ट का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लिस्ट का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, कॉन्करेंट लिस्ट का पावर स्टेट और गवर्नमेंट दोनों के पास है। जो भी मैटर यूनियन लिस्ट में लिस्टेड है, 7th शेड्यूल के लिस्ट नंबर 1 में लिखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। स्टेट लिस्ट, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, 3 लिस्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। यूनियन लिस्ट के 7th शेड्यूल के फर्स्ट पार्ट में लिखा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, स्टेट लिस्ट के 7th शेड्यूल के सेकंड पार्ट में लिखा गया है स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, कॉन्करेंट लिस्ट के 7th शेड्यूल के सेकंड पार्ट में लिखा गया है कि कॉन्करेंट लिस्ट का जो भी लॉज होगा वो स्टेट और सेंट्रल मिलकर बनाएंगे, आपस में मिलेंगे और मिलकर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे। क्लियर है बात। पहले वाले का सेंट्रल, सेकंड वाले का स्टेट और तीसरे वाले का दोनों मिलकर, बस इतना ही याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। तो आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में हम 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़े। पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन, जहां पर हम जीएसटी के बारे में सीखे, और दूसरा टॉपिक हमारा था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग टैक्सेशन इन इंडिया, जो कि हमारा यूनिट 1 का पहला टॉपिक है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।